नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 9 के मैथ वाला जो आपका मॉडल पेपर सेट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ मॉडल पेपर को और भी सॉल्व किया था, तो जितना भी मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं सारा मॉडल पेपर को आप देख के सॉल्व करके जरूर जाइएगा। आपका सारा अगर कंप्लीट करके जाते हैं मॉडल पेपर सेट तो आपका उसी से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो प्लस आपका जो कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस साल वाला उसको भी सारा करिएगा। आपको जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। तो देखिए रूट वाला जो नंबर होता है जिसका वर्गमूल ना निकले वो भी अपरिमेय होता है, साथ ही साथ पाई भी अपरिमेय होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें दोनों ऑप्शन अपरिमेय वाला है। √3 भी क्या होता है अपरिमेय और पाई भी क्या होता है अपरिमेय। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है। दो अपरिमेय संख्या एक साथ ये ऑप्शन में नहीं देना चाहिए। तो या तो √3 होगा अपरिमेय ऑप्शन में और पाई की जगह में कोई नंबर लिखा होगा, या √3 की जगह में आपका कोई ऐसा नंबर होगा √4, √9 या √1 जिसका वर्गमूल निकले, ठीक है। तो हम लोग अगर ये रूट वाला जो नंबर है, ये रूट वाला, इसके जगह पर कुछ दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं। अगर ये √3 ना होकर रूट अगर हम लोग 4 कर देना तो ये परिमेय नंबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। लेकिन अगर दोनों को देखें तो सी और डी दोनों हम लोग का अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना एग्जाम में इतना मिसप्रिंट नहीं रहेगा, ये मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, 4/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 4/3 को जब हम लोग भागा देंगे ना तो ये एक बार में जाएगा 3, एक उतरा पॉइंट देके 0। अब देखिए 3 3 3 3 बार में ये प्रत्येक बार जाते रहेगा। तो ये क्या होगा, अशांत तो होगा, लेकिन ये क्या हो रहा ना, ये अशांत है लेकिन ये आवृत्ति है। आवृत्ति किस लिए है, क्योंकि जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी 1.3 के ऊपर एक बार लगा दे तो हम लोग का ये रिपीट होता है। तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। यानी अशांत भी इसको बोला जा सकता है, अनवसानी आवर्ती भी बोला जा सकता है। अनावर्ती नहीं, आवर्ती। जो रिपीट करेगा तो आवर्ती है, जो रिपीट नहीं करेगा अनावर्ती। यानी 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अनवसानी आवर्ती क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है a + b होल a - b होल का फॉर्म में ये लिखा हुआ है 3 + √3 और 3 - √3। इसका फॉर्मूला होता है a² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। माइनस करने पर 6 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बस आपका कंसेप्ट खाली क्लियर करिएगा, और साथ ही साथ एग्जाम्पल जितना एनसीईआरटी में वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बटा में दिया था। आपको करना क्या है ना, 7 का पावर जो आपको 6/5 दिख रहा है एक बार, और जो बटा में है 1/5 उसको माइनस कर देना है। यानी 1/5 से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा कितना, 6 से 1 जाएगा तो 5, यानी 5/5। ये कट गया एक बार में, यानी आपका बचेगा 7। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बहुपद का घात बोला है। जो मैक्सिमम पावर है उसी को घात बोलते हैं। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है। तो हम लोग का आंसर भी 5 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है px = 2x + 1 का शून्यंक है। तो शून्यंक निकालने के लिए आपको 2x + 1 यानी x = 0 लिखना है। शून्यंक निकालने के लिए px का मान क्या आएगा, 0। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, 2। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -1/2। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बहुपद में x² का गुणांक, ठीक है। तो x² के पहले क्या लिखा हुआ है, तो एकदम इसके पहले आपको दिख रहा होगा 2 माइनस, ठीक है। तो 2 को नहीं लेना है, आपको खाली माइनस को लेना है। तो माइनस तो आएगा, साथ में 1 आएगा, क्योंकि ये 2 है माइनस है। ये जो x² इसके पहले गुना में माइनस के बाद 1 होता है, गुना में, ये गुना में 1 होता है, तो ये -1 आएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आपको पूरा भाग नहीं देना है। जो x + 1 है ना इसको 0 मान लीजिएगा और x का मान निकाल लेना है -1। अब यहाँ पर x का जगह में x का मान बैठा देना है। तो मान बैठाएंगे x³ तो यानी -1 का क्यूब प्लस 3x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद -1 है x के जगह में बैठाना +1। सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और ये +3 आएगा, -3 आएगा +1। -1 + 1 कैंसिल होगा
और +3 -3 कैंसिल होकर क्या आएगा 0, है ना। तो शेषफल हम लोग का 0 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। शेषफल कितना आएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो दिया हुआ है ना, ये एक फार्मूला का फॉर्म है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो -2xy है और यहाँ पर एक जगह माइनस है 2zx के पास, यानी -2 जगह है, तो माइनस हम लोग का आएगा फार्मूला है, यानी ये फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही फार्मूला क्या होगा, देखिए जो पहले -2xy है और एक जगह -2zx है ना। तो यहाँ पर आपको x के सामने माइनस नहीं होगा, y और z के सामने माइनस होगा। किसके सामने होगा, y और z के सामने माइनस, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, x - y और -z, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्योंकि -2xy में और -2zx में जो कॉमन है उसके आगे माइनस नहीं आता है। कॉमन के अलावा क्या है, कॉमन के अलावा y है और z है, इसलिए y z के आगे माइनस आएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये एक इक्वेशन दिया है, इसको कंपेयर करना है, ए बी सी का मान बोला है। तो x के पहले वाला को a बोलते हैं, यानी a का मान 1 होगा, a का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और b, y के पहले वाला b, यानी b का मान आपका कितना हो जाएगा -1/5, और c होगा -10, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन किस में लिखा हुआ है ये सारा, तो ये ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, बाकी ऑप्शन नीचे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बाकी ऑप्शन को भी, ठीक है। चलिए तो बाकी ऑप्शन हम लोग देख लिए। अब इसमें से ए का मान 1 था और जो बी का मान था वो -1/5 था और जो सी का मान था वो -10 था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का मान 1 होगा, बी का मान -1/5 होगा, सी का मान -10 होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + y by + c = 0 का आरेख कैसा होता है। इसका आरेख जो होता है एक सरल रेखा का होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 12, x - 2y = 4 का हल क्या होगा, ठीक है। आपको x y का मान बैठाना है। देखिए x की जगह में हम लोग अगर 4 बैठाते हैं, ऑप्शन ए को बनाते हैं पहले, x की जगह में 4 बैठाते हैं, 2, y की जगह में 0 बैठाते हैं, सॉल्व करके कितना आएगा 4, यानी इधर भी तो 4 लाना था, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4,0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4,0। क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 13 को। इसमें लिखा है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आरेख पर स्थित हो तो a का मान बताना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। 3 जो है ना वो x का मान है, 4 जो है y का मान है, ठीक है। अब इस समीकरण में वैल्यू को बैठाना है, तो 3 गुना y है तो y का मान 4 है, बराबर a गुना x का मान 3 है, जोड़ 7। सॉल्व करने पर जैसे कि यहाँ आएगा 4 × 12, 7 को इधर लाएंगे बराबर के पहले तो माइनस होगा, 3a बचा, a बराबर, अब देखिए ये 12 से हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और बटा में 3, यानी 5/3 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, 5/3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनेगा 14 में लिखा है, x अक्ष और y अक्ष के काट बिंदु को क्या कहते हैं, है ना। ये पूछा है क्या हुआ ये काट बिंदु, देखिए ऐसे समझिए, जैसे कि ये हम लोग का y वाला रेखा होता है, ये x वाला अक्ष होता है, ठीक है। इसके जो कटान बिंदु है ये क्या कहलाता है 0 और 0, ये 0 0 पे कटता है ना, 0 0 पे कटता है, तो इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, इसी को क्या बोला जाता है मूल बिंदु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर मूल बिंदु यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। x अक्ष पे जब बिंदु बोलेगा तो हम लोग का हो जाएगा x, 0, जब x अक्ष पर बिंदु पूछेगा तो y का वैल्यू 0 लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु विनिष्ट हो सकते हैं, तो 2 अलग अलग रेखा होते हैं ना, उसमें केवल एक ही बिंदु विनिष्ट होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा है 2 भिन्न नयन कोणों का अंतर होता है, ठीक है। तो 2 नयन कोण को अगर माइनस करेंगे तो नयन कोण ही आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक नयन कोण। क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण कहलाते हैं। देखिए जब 2 कोणों को योग 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो क्या कहते हैं पूरक कोण, लेकिन जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री आएगा तो उसको समपूरक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक कोण। क्लियर है यहाँ तक। में लिखा आकृति x का मान बताना है आपको, तो देखिए आकृति x का मान बताएंगे हम लोग, जहाँ की AB और CD क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो 130 डिग्री आपको दिख रहा होगा कौन CQD, तो इसके अपोजिट वाला कौन भी कितना हो जाएगा 130 का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा 130 का, ठीक है, ये 130 का हो गया।
अब देखिए ये 130 का है तो x और 130 का योग 180 होगा, इसका योग और 130 का 180 होता है, यानी 180 से अगर हम लोग 130 को माइनस कर दें तो आएगा 50, यानी आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है यदि ए बी क्यू आर बराबर है बी सी पी आर बराबर है ए सी पी क्यू बराबर है तो कौन सा इसमें से सही होगा। तो देखिए ए और क्यू लिखा है तो हम लोग लिखेंगे ए और क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए और क्यू इधर इधर आएगा, ए इधर आएगा सीधा में क्यू। उसके बाद लिखा हुआ है बी आर। ठीक है, तो हम लोग बी और आर लिखेंगे, बी हो गया इसके बाद आर हो गया और एक बच गया हम लोग का, क्या चीज़ बच गया और एक बच गया ना, तो वो हम लोग लिख लेते हैं सी पी। क्या बच गया, सी और पी। ठीक है, अब इस तरह का ये दोनों क्या होगा, सर्वगसम। अब देखिए ए क्यू पे रिप्रेजेंट कर रहा, बी आर को रिप्रेजेंट करेगा और जो सी है ये हम लोग का पी को, तो ऐसा ढूंढना है आपको। तो देखिए ऑप्शन बी जो है ना, इसमें सी पी को रिप्रेजेंट कर रहा, यहाँ भी सी पी को तो कर रहा था, और बी आर को, यहाँ भी बी आर को, और ए क्यू को, यानी ऑप्शन बी हम लोग का क्या होगा, सही आंसर होगा। बस इसी को आगे पीछे करके लिख दिया है तो हम लोग भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है दो समकोण ए बी सी और डी एफ में कर्ण ए सी और कर्ण डी एफ तथा अन्य एक भुजा जो ए बी और डी ई हो तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वसम होंगे। देखिए एक अगर कर्ण अगर बराबर आ जाए ना तो हमेशा RHS के नियम से बनता है। अगर एक भी कर्ण बराबर आ जाए तो RHS के नियम से बनता है, आपको याद रखना। ठीक है, और कितना नियम से सर्वसम होता है, टोटल 5 नियम से सर्वसम होता है। उसका डिस्कस हम पिछले वीडियो में किए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिए, आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें लिखा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होता है। देखिए समचतुर्भुज आपको पता होगा, चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, लेकिन अंदर का कोण 90 ना हो, तो इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटने वाला को लंब के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लंब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या होती है ना। तो देखिए इस समझना है आपको चित्र से, इसको बोला है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज मान लेते हैं ए बी और सी है। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं, दो भुजा ए सी और ए बी है, इसका मध्य बिंदु ले लिए डी और ई। ठीक है, मिलाने वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा जो बी सी है ना, तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है, यानी जो बी सी है वो जो डी और ई हम माने हैं ना, वो तीसरी भुजा का क्या होगा, ये आधा होगा, यानी ये हाफ होगा। हाफ तब आपस में बराबर होगा, हाफ करने से, यानी आधा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंत कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज होगा। तो ये कैसा चतुर्भुज होता है वो आपसे पूछा है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार हम लोग चित्र से। देखिए दो समांतर रेखा है, जैसे ये और ये, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं मान लेते हैं। अब बोला है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसको ये तिर्यक रेखा क्या किया, प्रतिच्छेद मान लेती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया। अब प्रतिच्छेद का तो अंत कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज, अंत कोण का मतलब इसका और इसका समद्विभाजक होगा, इस कोण का समद्विभाजक से जो चतुर्भुज बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। तो ये हम लोग का जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, किस प्रकार का होगा ये चतुर्भुज, तो ये एक आयत के जैसा होता है। किसके जैसा, आयत के जैसा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 25 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आयत। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है। इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से चलते हैं, समझते हैं। समांतर चतुर्भुज बोला है ना, तो मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस पर एक त्रिभुज बनाते हैं इसी आधार पर, तो ये एक त्रिभुज बन गया। मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक ही आधार यानी बी सी पर बना है और दो समांतर रेखा बी सी और ए डी के बीच में है। आपका समांतर चतुर्भुज भी और ये त्रिभुज भी है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज होगा, तो आपसे पूछा है क्या कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो आधा होता है। देखिए बीच बीच से कट रहा, तो ये जो एक नंबर हम दिए हैं ये हम लोग का त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज और ये दो नंबर त्रिभुज दोनों बराबर होगा, यानी चतुर्भुज का एक त्रिभुज क्या होगा, आधा। तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। देखिए असंरेखी का मतलब जो एक ही लाइन में ना हो, ठीक है, जो एक ही लाइन में ना हो। तो
3 बिंदु अगर हम ले लेते हैं तो इससे, जैसे एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु, तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। संरेखी का मतलब जो एक ही लाइन में हो, जो एक ही लाइन में हो, ठीक है, इसको संरेखी बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, संरेखी। तो असंरेखी बोला है तो इससे एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, एक और केवल एक। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में एक चित्र दिया है, चित्र दिया इसमें बोला आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है, तो BCD का मान क्या होगा। ठीक है, BCD का मान आपसे पूछा है। तो देखिए BCD का मान हम लोग निकालेंगे, BCD मतलब इसका मान, ठीक है, तो इसका मान हम लोग जब निकालेंगे ना तो ये आएगा 80 डिग्री। कितना आएगा 80 डिग्री। आपको पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ये कोण और ये कोण कितना डिग्री का होगा 180। इसी तरह ये कोण भी क्या होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 80 डिग्री। इसका जो कैलकुलेशन है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अच्छे से, बहुत सारा सेट हम बनाए हैं जो सॉल्व किए हैं, सारा में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आराम से पिछले वाले वीडियो को देख के समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है। कब संभव नहीं होता ABC की रचना। देखिए जब कभी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या हो जाए छोटा, जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अगर छोटा आ जाए ना तो ऐसा त्रिभुज कभी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी 11 सेमी है और जिसका परिमाप 32 है। देखिए त्रिभुज का 3 भुजा होता है, परिमाप 32 अगर दिया है तो एक भुजा तो हो गया 8, इसको A मान लेते हैं, दूसरा भुजा B मान लेते हैं जो है 11। अब हम लोग तीसरा भुजा क्या निकालेंगे C को। ठीक है, तो हम लोग C जो है ना वो निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 32 से घटाना है, तो 8 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 19। अब 32 से हम लोग को 19 को माइनस करना पड़ेगा तो आएगा कितना 13। ठीक है, ABC का मान निकल गया। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे। अब हीरोन्स का सूत्र देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में ये लिखा हुआ है, इसी पे बैठाना है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पहले S निकालना होगा, तो S जो होता है ना वो परिमाप का आधा होता है, तो अब 2 से बटा कर दीजिए 32 को तो आएगा 16। 16 परिमाप है। अब हम लोग हीरोन का सूत्र निकाल लेंगे बैठा के इस फॉर्मूला में, तो आ गया 16। 16 माइनस A कितना है तो A है 8, A कितना है 8, 16 से 8 गया तो 8। उसके बाद होता है A माइनस B और B कितना हम लोग माने हैं 11, 16 से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 15। उसके बाद होता है S माइनस C। ठीक है, तो S हम लोग का 16 है लेकिन C कितना है 13, घटाने पर कितना आएगा 3। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, तो देखिए ये जो 16 है इसका वर्गमूल तो हम लोग निकाल लिए 4। ठीक है, 8 का तो होगा नहीं तो 8 का निकल जाएगा हम लोग का कितना 2। ठीक है, तो बचा यहाँ से 8 से बचा 2 और 5 15, 15 दूनी 30, यानी आ गया ये 30। ये रूट के अंदर ही है, यानी 4 दूनी 8 रूट 3, 8 रूट 3 नहीं 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा 8 और रूट 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर C आएगा। ठीक है, और इसका अगर डिटेल्स आपको देखना है तो पिछले वीडियो में हम इसका डिटेल्स बनाए थे। ठीक है, और बोर्ड पे उसको बना के समझाए थे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख के ये समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए इसमें हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ABC क्या है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ABC क्या होता है, तो ABC जो होता है त्रिभुज की भुजाएं होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, त्रिभुज की भुजाएं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा का है, तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 किनारा 6a²। A को किनारा मानते हैं तो 6 का 6, A का मान कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 को 100 से हम लोग गुना करेंगे तो आएगा कितना 600, यानी ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें लिखा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जहाँ त्रिज्या जो है वो R है और बेलन की ऊंचाई वो H है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है ना सूत्र उसको याद करके जाना है, डायरेक्ट सूत्र आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा 2πr और ब्रैकेट के अंदर होगा R+H। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोला R त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अब आपको एक बात समझना है, गोले का आयतन तो होता है 4/3 πr³ है ना। तो अब ध्यान से देखिए 4/3 πr³ आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर D है ना उसमें 4/3 है, पाई है, लेकिन R का जगह में वो क्यूब नहीं दिया बल्कि 2r का क्यूब दिया, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, R होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर C को अगर सॉल्व करें तो देखिए वो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो ये 1/6 पाई है और रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है 2r का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, बटा में 6 है, पाई का पाई r का क्यूब। ठीक है,
आर का क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में, तो 4/3 पाई आर क्यू आया कि नहीं आया। यानी वो डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ था। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनाया था, इसको आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्ट वो फॉर्मूला को ना देकर थोड़ा सा यहाँ तोड़ दिया है। क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है ना, जिस तरह ये क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है ना, इसीलिए आपको सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना भी सेट आपको हम बता रहे हैं, सब सेट में एक ना एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुरा फिरा के दिया जाता है, ताकि आपका समझ भी उसमें बनेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आपको एग्जाम में बहुत फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ऊंचाई दिया है। लंबवृत्त शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू। तो पाई का मान हम लोग पाई के फॉर्म में छोड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन पाई है, ऑप्शन में पाई है, इसलिए पाई का मान बैठाना आपको नहीं है, ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, आर का स्क्वायर मतलब 36 हो गया, क्योंकि आर का मान 36 है, एच का मान 7 है। अब देखिए 3 से ही कट जाएगा, 12 बार में 12 3 36 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो 12 7 84 पाई सेंटीमीटर है सारा वैल्यू, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का। गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये दिया गया, इसका परिसर। देखिए परिसर प्रत्येक बार आपसे पूछ रहा है और परिसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो परिसर होता क्या है, बहुत ही आसान है परिसर को ज्ञात करना। इसमें से सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का अंतर को परिसर बोलते हैं। सबसे बड़ा संख्या कितना है 95 और सबसे छोटा संख्या कितना है 25। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का आएगा 70, ये 70 ही आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70। चलिए इतना हो गया। अब देखिए 37 नंबर, इसमें बोला है 12 बटन के लिए मध्य सूत्र क्या है। देखिए मध्य का सूत्र हो जाता है, तो आपका जो मध्य का सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर ए होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको फार्मूला अच्छे से याद करके जाना है। डायरेक्ट फार्मूला पूछा, अभी तक 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें केवल फार्मूला ही पूछा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 38 को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ये गोल दिया हुआ है, इसके बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे अधिक बार आएगा उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो 3 सबसे अधिक बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, कितना बार आया 3 4 बार टोटल। ठीक है, इसलिए 3 इसका बहुलक होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए हम देखते हैं 39 को। इसमें लिखा किसी अनुप्रयोग की 2 घटनाएं E1 और E2 है और इसकी प्रायिकता PE1 तथा PE2 है, तो निम्न से कौन सा सत्य होगा। तो देखिए 2 घटना है यहाँ P1 प्लस P2, हमेशा सभी प्रायिकता जो निकलता है, जो प्रायिकता निकलता है सभी प्रायिकता को अगर जोड़ दिया जाए तो मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोनों प्रायिकता का जोड़ कितना आया है, 1 आया है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्ण अनुमान में से 175 बार उसके पूर्ण अनुमान सही रहे, तो एक दिए हुए दिन पर पूर्ण अनुमान के सही होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आपको देखिए क्या निकालना है प्रायिकता में, जो टोटल है वो कितना है 250 और आया कितना बार है 175, तो बस बटा कर देना भागा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 से हम लोग इसको काटेंगे तो 25 से कटेगा 10 बार में, क्लियर है, और 25 से ये कटेगा 7 बार में, यानी 7/10 को लिखा जा सकता है 0.7, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बस ये प्रायिकता वाला चैप्टर से दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर है यहाँ तक। हम लोग का पूरा देखिए 40 था, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट है। जितना ऑब्जेक्टिव है ना, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका बेनिफिट होगा। अब हम लोग बहुत ही जल्द और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव आपको हम यहाँ पर सॉल्व करके समझा के अपलोड कर देंगे, वीडियो आप देख लीजिएगा। इसीलिए आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और आपका जैसे ही एग्जाम खत्म होगा 9 का हम लोग 10 का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 10 का जितना भी मैथमेटिक्स का चैप्टर आपका है सारे को हम लोग समझेंगे और समझाएंगे हम बहुत अच्छे से। इसलिए वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।